हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर डिसिप्लिन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रूसी क्रांति का उदय कारण विस्तार से बताइए तथा रूस और विश्व पर उसके प्रभाव को भी बताइए। ठीक है, जो रूस की क्रांति थी उसके उदय होने के क्या कारण थे और वो कैसे विस्तार हुई, ये बताना है हमें इसमें। और रूस और विश्व के ऊपर इस रूसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, रूस का इतिहास समझने के लिए ये आवश्यक है कि प्रगति और प्रतिक्रिया के बीच जो निरंतर संघर्ष हुआ उसका स्वरूप जाना जाए। क्या बोल रहे हैं कि रूस के इतिहास को तो हम समझ लेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि जो प्रगति है और जो प्रतिक्रिया है, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है उसका स्वरूप क्या था। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, प्रगति से यहाँ पर मजदूर वर्ग से है और प्रतिक्रिया से यहाँ पर आपका शासन वर्ग से है। ठीक है, मजदूर और शासन के बीच का जो संघर्ष था उसका स्वरूप क्या था उसको जानना आवश्यक है। अब प्रतिक्रियावादी ताकतों ने बार बार प्रगतिशील ताकतों को दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वाधीनता की गति चाहे प्रत्यक्ष रूप से वह थम गई हो, छिप छिप कर अपना काम करती रही और जार के शासन के ताने बाने को काटती रही। क्या बोल रहा है कि जो प्रतिक्रियावादी है, मतलब जो शासन करता है, उनकी जो ताकतें हैं उन्होंने क्या किया, बार बार प्रगतिशील ताकतों मतलब आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों को रोकने का, दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वाधीनता की गति चाहे प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने से कोई वार नहीं कर रही वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से छुप छुप कर अपना काम करती रही और जार के शासन के ताने बाने को काटती रही। ठीक है, सिंपल सा है, शासनकर्ता जो है वो क्या कर रहा है, क्रांतिकारियों को रोक रहा है, लेकिन क्रांतिकारी सामने से कोई प्रहार नहीं कर रहे, वो लोग छिप छिप कर अपनी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं और जार के शासन को खत्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विल्सन, 1917 की महान समाजवादी रूसी क्रांति संपूर्ण विश्व इतिहास की एक युग अंतरकारी घटना थी और इसका अद्वितीय विश्वव्यापी प्रभाव था। क्या बोले, 1917 की जो क्रांति थी ये पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति थी जो युग के बाद युग में घटती रही। ठीक है, और इसका जो विश्वव्यापी प्रभाव था वो बहुत ही ज्यादा अद्वितीय प्रभाव था। इसने विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी। यह क्रांति विश्व की अन्य क्रांतियों से एकदम अलग थी। अलग क्यों थी, अब देखिए, पूर्ववर्ती क्रांतियों ने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन किया, जैसे इंग्लैंड एवं फ्रांस की क्रांतियों ने मानव समाज को सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तित किया एवं मानव द्वारा मानव का शोषण एक वर्ग से दूसरे वर्ग के हाथ में चला गया, किंतु शोषण बरकरार रहा। लेकिन रूसी समाजवादी क्रांति ने मानव इतिहास में पहली बार सत्ता शोषित वर्ग के हाथ में देकर मानव के द्वारा मानव के शोषण को समाप्त किया। इसी बात में इसकी सबसे बड़ी महानता निहित है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्रांतियां तो बहुत सारी हुई है और भी, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो सामंतवाद था वो पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और पूंजीवादी जो लोग थे वो क्या करने लगे, मजदूर वर्ग का शोषण करने लगे। ठीक है, उन क्रांतियों में। लेकिन ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें जो मजदूर वर्ग था उसके हाथ में सत्ता चली गई थी। ठीक है, और मानव द्वारा मानव का जो शोषण चल रहा था इतने समय से, वो अब क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, इसीलिए इस क्रांति में इसकी महानता छिपी हुई है। अब क्रांति के कारण देख लेते हैं हम। देखो, कोई भी क्रांति होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होती कि किसी का मन कर गया और उसने क्रांति कर ली। नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण धीरे 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 क्या होते हैं, पनपते हैं। और जब वो एक ज्वाला का रूप ले लेते हैं ना, जैसे हमारे मन में भाई किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, आज ये बोल दिया कल ये बोल दिया, हमने सहन करा सहन करा सहन करा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब हम अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही क्रांतियों के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण राजनीतिक कारण था, जिसमें निरंकुश शासन व्यवस्था थी। ऐसी शासन व्यवस्था थी जो पूरी तरह से क्या थी, निरंकुश थी। रूस के राजा को क्या कहते थे, जार कहते थे। रूस में सदा जारों का शासन, निरंकुश शासन चल रहा था। वे द्वितीय अधिकार के सिद्धांत पर चलते थे। ये क्या बोलते थे कि भाई हम तो देवता हैं,
है ना, हमें देवता ने भेजा है पृथ्वी पर शासन करने के लिए तुम पर। तो इनका क्या सिद्धांत था कि हम देवता हैं। 19वीं सदी के अंत में जब यूरोप के अधिकांश देशों में पूंजीवादी जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी एवं पूंजीवादी अपनी उन्नति की चरम व्यवस्था साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो चुका था, रूस में अभी भी जार का तानाशाही राजतंत्र था। अब क्या बोल रहे, जो 19वीं सदी था जब उसका अंत हो रहा था तो पूरे यूरोप में क्या था, अधिकांश से ज्यादा जनतांत्रिक माने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, लेकिन रूस में अभी भी जार का शासन चल रहा था। ठीक है। इस समय रूस का जार कौन था, निकोलस द्वितीय था। याद रखना, रूस सदा दुनिया का सबसे बड़ा विशाल राष्ट्र रहा है, लेकिन इस समय क्या था, ये पिछड़ा हुआ था। सब लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, विकास कर रहे थे, अपना जनतंत्र के उधर बढ़ रहे थे, लेकिन ये अभी भी क्या था, राजतंत्र था। रूस की पहली क्रांति सन 1905 में हुई थी और इसी में जो जार था उसने क्या बोला था, मजदूरों से कि ठीक है हम ड्यूमा बना देंगे। लेकिन जैसे ही इसकी आग, किसकी क्रांति की, 1905 की क्रांति की आग ठंडी पड़ी, जार ने अपने शिकंजा फिर मजबूत कर लिया, धीरे धीरे सब कुछ हटा दिया ड्यूमा के अंदर से, सब कुछ क्या करा उसने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। परामर्श दात्री सभा बना दिया था। अब उस पर निरंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। राष्ट्र के सारे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति स्वयं जार करता था। जल व थल दोनों सेनाओं का प्रधान वे स्वयं था। जार शासन करने में असक्षम था, अयोग्य था, विलासी था और सीमित बुद्धि का था। मतलब उसके अंदर ना बुद्धि भी नहीं थी ज्यादा। ठीक है। किसी चीज के योग्य नहीं था, फिर भी शासन कर रहा था, सक्षम भी नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। वे योग्य सहयोगी, अब देखो क्या करता था, जो इसके योग्य सहयोगी उन पर तो ये शक करता था और उनको पदों से हटा देता था। ठीक है। जैसे विते एवं स्टोलिपिन, ठीक है, इनको पद से हटा दिया। और जो अयोग्य थे, है ना, उन पर भरोसा करता था ये कि हाँ भाई ये अच्छे हैं, ये अच्छे से चलाएंगे। इस परिस्थिति का लाभ उनकी पत्नी ने उठाया, जरीना। ठीक है। वह जर्मन राजघराने की राजकुमारी थी, उसे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। वह अपने पति से भी ज्यादा मूर्ख और बुद्धिहीन थी। उसने राज दरबार में एक अनपढ़ साइबेरियन तांत्रिक साधु को शरण दे रखी थी, जो इतिहास में रास्तुपिन नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपनी विधाओं से उनकी जो पत्नी थी जरीना को वशीभूत कर किसी भी मंत्री अधिकारी को पद से हटवा सकता था। ठीक है। किसके द्वारा, जरीना के द्वारा। रास्तुपिन की इच्छा ही कानून बन गई। शासन की आलोचना करने पर कठोर दंड दिया जाता था। निकोलस के पिता अलेक्सांदर द्वितीय की हत्या के प्रयास में लेनिन के बड़े भाई को मृत्यु दंड दिया गया, जिसके सदमे में लेनिन रूसी क्रांति का नेता एवं सोवियत संघ का निर्माता बन गया। अतः जनता इस शासन में इस शासन से क्या थी, उब चुकी थी एवं कई गुप्त संस्थाएं उसे उखाड़ने के प्रयास में जुटी हुई थी। अतः 1917 में मार्च की प्रथम क्रांति के द्वारा उसे उखाड़ फेंक दिया गया। अब इसमें क्या था, जो लेनिन था उसके बड़े भाई को फांसी दी गई थी। किस लिए, कि निकोलस द्वितीय के जो पिता थे अलेक्सांदर, है ना, उनकी हत्या करने के जुर्म में। ठीक है, उनकी हत्या के प्रयास में। तो अब ये जो चीज थी ये लेनिन के मन में घर कर गई थी कि भाई मेरे बड़े भाई को फांसी के द्वारा मारा गया तो मैं तो इनसे बदला लूंगा। और भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो इसको उखाड़ फेंकना चाहती थी, क्योंकि वो इस शासन व्यवस्था से पूरी तरीके से उब चुकी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा सामाजिक कारण। देखिए, उच्च वर्ग, चर्च, निम्न वर्ग, तीन थे सामाजिक कारण में। अब उच्च वर्ग में क्या था, उच्च वर्ग में इस समय रूस में सामंत वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग प्रमुख थे। रूस में इस समय सामंतवादी तथा प्रभावशाली थी, प्रथा प्रभावशाली थी। ठीक है। इस समय भूस्वामी बड़े बड़े सामंत थे। जार द्वारा बड़े बड़े सैनिक तथा दूसरे पद प्राय इसी वर्ग के व्यक्तियों को मिला करते थे। रूस का किसान इस वर्ग के घोर शोषण का शिकार था। सामंत मनचाहा कर वसूलते थे। उन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। किसान वर्ग एक गुलाम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। यद्यपि रूस में किसान दास प्रथा 60 के दशक में समाप्त की जा चुकी थी, लेकिन उच्च वर्ग में दूसरा न्याय वर्ग पूंजीपति था। अब देखो इसमें क्या था कि जो सामंतवादी वर्ग है ना, वो क्या करता था, अपना मन चाहा कर वसूलता था। और जो किसान वर्ग थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी उनको ढंग से। तो ऑब्वियसली कोई भी क्रांति करेगा अपने रोटी के लिए करेगा। ठीक है। अगर आप एक अच्छा जीवन नहीं बिता पा रहे हो और
कोई आप पर शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो आप कभी ना कभी उसका जवाब जरूर दोगे। और ये जो चीजें थी, ये धीरे 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 करके क्रांति का रूप इन्होंने लिया। अब उच्च वर्ग में क्या था? नया वर्ग पूंजीपति वर्ग था। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में तीव्र औद्योगिकरण विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग सुदृढ़ हो चुका था। रूस में बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे, जिसके कारण उत्पादन में तेज वृद्धि हो रही थी। रूस में पूंजीवादी विकास पर लेनिन की पुस्तक रूस में पूंजीवादी विकास काफी प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में लेनिन ने रूस में पूंजीवाद विकास का विस्तृत चित्रण किया है। रूस में औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीपति और मजदूर वर्ग का विकास बड़ी तेजी से हुआ। सभी बड़े नगरों में बड़े पैमाने पर नए उद्योगों और कारखानों की स्थापना हो रही थी। परिणाम स्वरूप जहां एक और उत्पादन में कई गुना वृद्धि, आर्थिक व औद्योगिक विकास हुआ, वहीं मजदूर वर्ग से जुड़ी समस्याएं भी उठ खड़ी हुई। अतः मजदूरों ने मजदूर संघ की स्थापना की एवं अपनी समस्याओं के लिए नए आंदोलनों की शुरुआत की। इन आंदोलनों की परिणति में 1917 की क्रांति में हुई। अब इसमें क्या था? जो पूंजीवादी था, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, मशीनें लगाई जा रही थी, जिससे क्या हुआ? मजदूरों की समस्या आने लगी, क्योंकि मशीन इतना ज्यादा काम करके देती थी कि मजदूर जो थे कम संख्या में चाहिए था। अब भाई मजदूर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है। चर्च। रूस में यूरोपीय भाग में अधिकांश जनता ईसाई धर्म को मानती थी। ईसाई धर्म की भी कई शाखाएं, अतः रूस के अधिकांश लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी थे। रूस का जार भी इसी चर्च का अनुयायी था, अतः चर्च और राज्य के बीच अच्छे संबंध थे। चर्च भी आम जनता के शोषण का केंद्र था। इसके पास अपार संपत्ति थी एवं पादरी वर्ग भोग विलास एवं भ्रष्ट जीवन में लीन थे। भाई ये सब लोग ऐसे ही है, अपने अपने पैसा भरेंगे, पैसा भरने के बाद बाकी जाए तेल लेने। भ्रष्ट थे। जनता को चर्च भारी कर देना पड़ता था। चर्च में आम लोगों को अंधविश्वास में जकड़ रखा था। ठीक है। आम लोगों में सदियों से बात भर दी गई थी कि जार पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसके विरुद्ध आवाज उठाना ईश्वर के विरुद्ध आवाज उठाना है। जार के अत्याचारों पर चर्च ने ईश्वर की मोहर लगा दी थी कि तुम भाई कुछ भी करो, जनता के साथ तुम ईश्वर हो, कुछ भी कर सकते हो। और उसके ऊपर चर्च ने ये मोहर लगा दी, क्योंकि चर्च तो ऑब्वियसली ईसाई धर्म का वो है, तो लोग वैसे ही मानेंगे। अब वो बोल देता है कि जार भी कुछ भी कर सकता है, आप लोग उस पर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है। लेकिन रूप से बुद्धिजीवी वर्ग ने चर्च के भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने रखी और उसके विरुद्ध लोगों में आवाज उठाने की प्रेरणा दी। ठीक है। निम्न वर्ग। सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे निम्न वर्ग था, जो देश की आबादी का 80% से अधिक था। इसमें छोटे किसान, भूमिहर किसान, दस्तकार, छोटे कुटीर उद्योग एवं नवनिर्मित मजदूर वर्ग था। इस वर्ग की हालात दयनीय थी। शिक्षा का स्तर आधा, प्रशिक्षित किसानों का सामंतों द्वारा घोर शोषण जारी था। किसानों से भारी कर राज्य व चर्च वसूलते थे। इस समय रूस यूरोप का सबसे गरीब और पिछड़ा राष्ट्र था। इन सब कारणों से क्या हुआ? वर्ग में ऊपर के दोनों वर्गों और जार के विरुद्ध घोर असंतोष था, जिसकी परिणति 1917 में देखने को मिली। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, तुम लोग खुद तो अपना पेट भरोगे, है ना, अपने तिजोरियों में पैसा रखोगे, और दूसरा बेचारा दो रोटी के लिए तरस रहा है, तो वो क्रांति करेगा। बौद्धिक जागरण। जिस प्रकार का बौद्धिक जागरण फ्रांस में हुआ, उसी प्रकार का बौद्धिक जागरण रूस में भी हुआ। इसका मुख्य कारण रूस में पश्चिमी विचारों का प्रभाव और आगमन था। मध्यम वर्गीय रूसी इन विचारों से बहुत प्रभावित थे। टोल्स्टॉय, तुर्गनेव, दास्तोवस्की के उपन्यासों ने रूसी जनता में परिवर्तन की आकांक्षा और जागृति उत्पन्न की। ठीक है। कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की तथा बकुनिन ने समाजवादी तथा अराजकतावादी विचारों ने रूसी समाज में भारी क्रांति उत्पन्न कर दी। शून्यवादी तो वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसक आंदोलन को चला रहे थे। इस प्रकार प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। बौद्धिक क्रांति में प्रेस का भी योगदान महत्वपूर्ण था।
तात्कालिक कारण देखते हैं। बौद्धिक कारण में क्या है, जो भैया जिनके अंदर बुद्धि थी उन्होंने कुछ लिखा, लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे ये होता है, जिनसे लोगों के मन में भाई हाँ लोग समझने लगे कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, तो चलो हम क्रांति करते हैं और अपनी जो भी अधिकार है वो लेते हैं। ठीक है, बौद्धिक का यही है। तत्कालिक कारण क्या था, रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की। इसके चलते उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती की, किंतु पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही वेतन दिया गया। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, हथियार नहीं मिला और वेतन भी नहीं दिया गया तो सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। परिवहन के साधन युद्ध कार्यों में लगाए गए थे, जिससे उद्योगों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। वर्ष 1916 से 1917 में पड़े भीषण अकाल से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हुई तथा अंततः ये आक्रोश रूसी क्रांति में परिणित हुआ। वर्ष 1905 की क्रांति। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह एक तानाशाह था जिसकी नीति या जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध चरम पर पहुंच गया। 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिक का एक जत्था अपने बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए निकला, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग ने उनमें गोलियां चलवा दी। ठीक है, ये था, ये घटना इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाने जाती है। इसमें क्या था फिर, जो 1000 मजदूर गए वहां पर और हजारों मजदूरों के ऊपर भी गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, जार निकोलस को समझौता करने को विवश होना पड़ा और अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें एक निर्वाचित संसद ड्यूमा को शामिल करने की बात कही गई। हालांकि बाद में जार ने इस घोषणा पत्र में वो ये मुकर गया था बाद में। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। अब रूसी क्रांति के प्रभाव देख लेते हैं हम। नए सोवियत संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली रूस की क्रांति खत्म हो गई तो सोवियत संघ का निर्माण होगा। ठीक है, लेनिन ने किया था इसका निर्माण। क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविक सरकार ने नया सोवियत संघ बनाया। यह जुलाई 1918 में लागू किया गया। इस नए संविधान के अनुसार ये सब पढ़ लेना। गणराज्य था। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा। ठीक है, और भाषण सभा संगठन की स्वतंत्रताएं देना तथा उन्हें व्यवहार में लागू करना, ये सब था इसमें। और चुनाव प्रणाली का भी देख लेना आप अच्छे से। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ के समझाने लगी तो। वैसे बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट, आर्थिक नीति बनाई गई इसमें। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और जितनी भी थे ना उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो भी इसमें थोड़ा ठीक हुआ कि जो भी लोग थे जिनके पास जैसे सामंतवादी वगैरह थे, उनकी जो भी संपत्ति थी उसको सरकारी घोषित कर दी गई। फिर इसमें वोट देने का अधिकार भी लाया गया। ठीक है, आर्थिक नीति देख लेना। उत्पादन में भारी गिरावट हुई। नई आर्थिक नीति, फिर उससे क्या होता कि जो पहले वाली आर्थिक नीति उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसलिए न्यू आर्थिक नीति लाएगी। देश में व्याप्त असंतोष देखते हुए सरकार ने अपनी नीतियों को बदलने में ही सोवियत सत्ता की हित समझा। अतः 1918 में सोवियत सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति घोषणा की। लेनिन ने महसूस किया कि पहले समाजवादी व्यवस्था को बचाना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता कि समाजवादी व्यवस्था खतरे में आ रही थी। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही थी इसलिए। अब ये पढ़ लेना आप। विश्व पर देखते हैं हम क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि अब हम जान गए हैं कि रूसी समाजवादी महान क्रांति कार्ल मार्क्स के चिंतन पर आधारित थी और रूस की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादियों का मानना है कि यह मात्र एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो मानव के द्वारा मानव के शोषण का अंत है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की। इसी उद्देश्य से लेनिन ने 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में कम्युनिस्ट आंदोलन को फैलाना एवं मजबूत करना था। 20 के दशक में दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित की गई, जिन्होंने सोवियत क्रांति से प्रेरित होकर अपने अपने देशों में साम्राज्यवाद की स्थापना की प्रयास किया। बहुत सारे देशों में विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो समाजवाद जो था बहुत सारे देशों ने अपनाया। ठीक है, पहला तो ये था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस की क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी ने समाजवादी ताकतें
ताकतें इतनी मजबूत थी कि वहां समाजवादी क्रांति होते होते रह गई। भारत में भी कम्युनिस्ट दल की स्थापना 1925 में हो गई। एशिया के अनेक देशों में स्वतंत्रता की लहर तेज हुई। सो इसमें इसके बाद ना ये हुआ कि भाई जब वो आज़ाद हो सकते तो हम क्यों नहीं आज़ाद हो सकते, है ना। तो स्वतंत्रता भी आई बहुत सारे देशों में, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप। निष्कर्ष देख लेते हैं। विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रथम प्रयास के रूप में बोल्शेविक क्रांति हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रही। दरअसल समाजवादी लोकतंत्र का भारत में विशेष महत्व है, क्योंकि आज देश और समाज के कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच और सबको रोजगार देने की जरूरत पहले भी थी और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है, बहुत हद तक है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छी ना लगे तो इन सब में से कुछ भी मत करना, ठीक है। और चैनल पर बने रहे, क्योंकि पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अभी और भी अपलोड होंगे, ठीक है। हिस्ट्री, पोल साइंस हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, और आपका, ठीक है, इन सब से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। थैंक यू।